अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और रियासत में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान नीरम चौधरी और हमने देखा है कि इक़्तिदार और जमहूरियत के माबैन जो आजकल हमारी सियासत में हो रहा है, क्या ये इक़्तिदार की हवस है या जमहूरियत का जनाजा निकल रहा है? तब्दीली के बारे में जो बात की जा रही थी कि तब्दीली के दावेदार जो हमारी सियासी जमातें हैं, ये किस तरह की तब्दीली है जिसने मुल्क की सियासत का रुख ही बदल कर रख दिया है, कि या हमारी सियासत जो है वो दुनिया को क्या नज़र आ रही है। जिस तरीके से हमने देखा है कि सियासी हलचल पिछले काफ़ी दिनों से जो चल रही थी, उसके असरात जो सामने आए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बागडोर संभाली, स्पीकर का भी इंतखाब हुआ, स्पीकर कौमी असम्बली का भी इंतखाब हुआ। इसके बाद पंजाब असम्बली में हमने जो देखा, जो महाजुराई हुई, जो मामलात सामने आए, जिस तरीके से वहाँ पे डिप्टी स्पीकर को मारा गया, हाथापाई हुई, ये तरीक़ाकार क्या वोटिंग रोकने के लिए था, इक़्तिदार के लिए था? फिर उसके बाद जिस तरीके से मामलात सामने आए, तो सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की सियासत क्या रुख इख्तियार कर रही है। दूसरी जानिब हमने ये भी देखा है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है वो मुख्तलिफ शहरों में जलसे भी कर रही है। बार बार कहा जा रहा है कि ख़त को शामिल किया जाए। DG ISPR ने भी प्रेस ब्रीफिंग दी और बताया गया कि उस ख़त के मामलात क्या थे, किस तरह से ये मामलात सामने आए। मुल्की मामलात जो है वो मुल्की दिफा को मद्देनजर रख के सामने रखे जाते हैं। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातें हुई, इसी पर बात करेंगे। हमारा आज के मेहमान हैं, खुसूसी तौर पर हमने वक्त लिया जनरल टाइट नईम लोधी साहब थे। नईम लोधी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। सर सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी सर कि अभी जो सियासी सूरत हाल चल रही है, ये इक़्तिदार और जमहूरियत के माबैन चल क्या रहा है सर? बस आप यूँ देखें कि आपने जैसे इंट्रोडक्शन में कहा कि क्या ये इक़्तिदार की हवस है या जमहूरियत का खात्मा है, तो मेरा इस पे ये असेसमेंट है कि ये दोनों है, कि इक़्तिदार की हवस भी है और वो पूरी नज़र आ गई है, पूरे रोशन चेहरा उसका जो है या दागदार चेहरा जो है पूरे कौम ने देख लिया है। उनको पता चल गया है कि इनका अवाम की हमदर्दी कितनी है और अपने आप को बचाना, अपने अपने मुकदमे ख़त्म करवाना, अपने ख़ानदानों को आगे बढ़ाना, ख़ानदानी और मौरूसियत सियासत को आगे चलाना, ये इनका मकसद है सारा। और इसने सारे उसमें माशरे में जहर घोल के रख दिया है। पुलिस जो है उसमें सियासत आ गई, ब्यूरोक्रेसी में सियासत आ गई, नैब में सियासत आ गई, इदारों में सियासत आ गई। तो अब तो ये पूरा आप समझें कि पूरा बर्तन जो है धोने वाला है। अब ये कैसे आगे बढ़ेगा अवाम देख रहे हैं। अवाम की मदद से ही होना है, जो कुछ होना है अवाम ही ये फैसला करेंगे। और मेरा ख्याल है कि आने वाले चंद महीनों में ये फैसला हुआ ही चाहता है। जनरल साहब, जो अवाम के हवाले से आपने बात की है, तो अवाम तो PTI के जलसों में भी नज़र आ रही है और वहाँ पे भी जिस जिस शहर में जलसे हो रही हैं, जो सोशल मीडिया के ऊपर मामलात चल रही है, वो भी आपको पता है कि किस तरह की गॉसिप्स चल रही हैं, किस तरह से ट्रेंड डेवलप हो रहे हैं। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? जी देखें, ये इसमें कोई शक नहीं कि जो लीडरशिप होती है उसकी जिम्मेदारी होती है कि जब इतने लोग उनको फॉलो करें, चाहे वो लीडरशिप किसी साइड की भी हो, दाएं बाएं सेंटर, कि वो उनके जज्बात को स्ट्रीमलाइन करें, एक रुख दें। तो वो मेरा ख्याल है कि एक चीज़ तो नज़र आ रही है कि एक तरफ एक पार्टी है और एक तरफ 11 पार्टी हैं, तो तब जाके मुश्किल से वो बराबर उनके उतर रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो अवाम की राय है या जो अवाम का माइंडसेट है, जो अवाम का रुख है, वो नज़र आ रहा होगा, आपको भी नज़र आ रहा है, हमें भी नज़र आ रहा है। तो फैसला करने दें अवाम को, इंतखाब होने दें। और मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें काफ़ी बेहतर हो सकती हैं अगर अवाम सही लोगों को ले आएँ। अवाम कम अज़ कम अभी पहचान तो कर रहे होंगे ना, ये आजकल के दिन तो पहचान के दिन हैं, जब आपके पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर लोग जो आपकी फ़ौज लड़ रही हैं उनको चैलेंज करें और कहें कि वो हमारी रेड लाइन क्रॉस कर रही हैं, और वो उनको ये मालूम ना हो कि स्टेट की भी कोई रेड लाइन होती हैं, और हुकूमत चुप करके दम साध ले, कोई जवाब ना दे, कान लपेट ले, आंखें बंद कर ले। तो आपका क्या ख्याल है, आपको ये चीज़ नज़र नहीं आ रही? क्या आवाम को ये चीज़ नज़र नहीं आ रही? तो जनरल साहब, इस सियासी अबतरी का हल क्या है? क्या फौरी इलेक्शन इसका वाहिद हल है, या जो नौमुंतखब हुकूमत है उसको 1.5 साल का अरसा मुकम्मल करने देना होगा, जो कि मौजूदा सूरत हाल में तो काफ़ी मुश्किल भी नज़र आ रहा है, चैलेंजेस से भरपूर है उनके लिए भी?
जी देखें, ये मौजूदा हुकूमत जब इक़्तिदार में नहीं आई थी तो इनका क्या ये क्या मुतालबा था, पीपल्स पार्टी का क्या मुतालबा था, आप बता दीजिए। यही था ना कि इलेक्शन करवाए जाए और फौरी तौर पे करवाए जाएँ, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इनको मौका दें, अपना पूरा टेन्योर पूरा करें, जो ज़्यादा जमहूरी लोग थे। इनका नहीं, अगर इनको मौका दिया गया तो ये मुल्क का बेड़ा गर्क कर देंगे। तो अपनी बात पे कायम रहें फिर। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन, अभी ये इमरान खान भी कह रहे हैं कि इलेक्शन करवाएं, आपका भी ये मुतालबा था इलेक्शन करवाएं, तो अभी ये विराजमान होकर बैठने का क्या मकसद था? आप आए हैं, आप तहलील करें, आप इलेक्शन करवाएं और सारी कौम तैयार है इलेक्शन के लिए। तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ जिस तरीके से जलसे कर रही है, लेकिन अगर जो मौजूदा हुकूमत है, जो नौमुंतखब हुकूमत है, वो इलेक्शन की तरफ नहीं आ पाते, तो इसी तरीके से ये जलसे जारी रहेंगे। और आप क्या समझते हैं कि हार के बाद पीटीआई की हिकमत अमली क्या हो सकती है? क्योंकि उन्होंने तो कहा है कि सूबाई असम्बलियों से भी इस्तीफे हमारे पास मौजूद हैं और हम असम्बली से तमाम सीटों से इस्तीफे देंगे। जी देखिए, अगर वो इस्तीफे दे देते हैं प्रोविंशियल असम्बलियों से भी, और ख़ासकर जब केपीके की और ये पंजाब की असम्बली से इस्तीफे चले जाते हैं, तो फिर क्या रह जाएगा? किस तरीके से फिर ये मुल्क चलेगा? और फिर तो इलेक्शन करवाने ही पड़ेंगे। तो मेरा ख्याल है कि अवाम का भी दबाव यही है कि इलेक्शन हो। मौजूदा हुकूमत का भी मुतालबा दरीना ये था कि इलेक्शन हो दोबारा, और अब इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि इलेक्शन हो दोबारा। तो फिर साहब इसका मंतकी हाल तो यही नज़र आता है कि इलेक्शन होने चाहिए और जल्द होने चाहिए। ठीक है, लेकिन जनसम माशरे में एक वाज़ेह तकसीम है, सियासत में महाजराई बढ़ती जा रही है। क्या ये तब्दीली थी जिसके दावे किए जा रहे थे? और जो कुछ पंजाब असम्बली में हुआ, इससे आप क्या समझते हैं कि चौधरियों की सियासत पर इसके क्या असरात मुरत्तब होंगे? देखिए जी, ये चौधरियों की सियासत तो एक छोटी बात है। बेसिकली जो आपने पहले बात की है कि माशरे की तकसीम जो है ये बहुत ख़तरनाक है, एक बात। और दूसरा, जिस किस्म की कड़वाहट पैदा कर दी गई है पूरे माशरे में, ये बहुत ख़तरनाक बात है। ये कुछ तो काम हमने खुद किया है, कुछ दुश्मनों ने इसको बढ़ाया है सोशल मीडिया के थ्रू और एक दूसरे के सामने खड़ा करके, और हमें एहसास नहीं होने दिया कि परसेप्शन मैनेजमेंट हो कहाँ से रही है। अभी तीसरा वार जो किया जा रहा है वो है कि अवाम और पाक अफवाज के दरमियान एक खलीज पैदा की जाए, और उसके जिस तरीके से वो किया जा रहा है, जिस भूंडे तरीके से, वो भी आपके सामने है। तो मेरा ये ख्याल ये है कि इस तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तमाम इदारों को ये बात समझनी चाहिए कि ये एक ऐसा हमला है जो बिल्कुल हमारी रूह खींच लेगा इस मुल्क से। तो सबको मिलकर ये अहद करना चाहिए कि कड़वाहट की वो लेवल किसी सूरत में नहीं पहुंचनी चाहिए जिसमें इस कदर बढ़ जाए अवाम ये पॉलिटिकल मामलात के सिलसिले में, और कुछ दूरी पैदा करने की कोशिश की जाए अवाम और अफवाज पाकिस्तान में। ये इंशाल्लाह मंसूबे नाकाम होंगे। बाकी इलेक्शन होते रहते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज आगे चलती रहती हैं, गद्दार कोई नहीं है जब तक कि साबित ना हो जाए। और ये जो है मामला को आगे चलना चाहिए। अलबत्ता ये बात मैं ज़रूर साथ कहता चलूँगा कि आप ये ज़रूर देख लीजिए कि जो लोग मेमो गेट में इन्वॉल्व थे वो कहाँ बैठे हैं आज। जो लोग कहते थे कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, वो लोग कहाँ बैठे हैं आज। वो लोग जो नाम लेकर कहते थे कि बाजवा साहब आपने हमारा मामला जो है ना ख़राब किया है, वो कहाँ बैठे हैं आज। तो मेरा ख्याल है कि हम लोग जिन्होंने अपनी पोजीशन बनानी है वो देख रहे हैं कि उन लोगों की पोजीशन क्या है, वो लोग किधर हैं। उसी लिहाज से हम भी अपना राय का इजहार करेंगे और उसी लिहाज से हम भी अपनी पोजीशन बना लेंगे। तो ये आपने जो देखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई डीजी आईएसपीआर की, और साजिश और मुदाखलत को लेकर सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सारा सवालों का जवाब दिया गया है या देने की कोशिश की गई है, क्लियर करने की कोशिश की गई है डीजी आईएसपीआर ने जितनी भी प्रेस ब्रीफिंग में बातें की। देखिए, जो डीजीएसपीआर ने कहा था वो तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन थी अगर इसको वो देखा जाए। मैं उस मेमो के सिलसिले में बात कर रहा हूँ जो फॉरेन ऑफिस का टेलीग्राम है। उन्होंने जो उस टेलीग्राम में है वो भी बता दिया, और जो उस टेलीग्राम में नहीं है वो भी बता दिया। तो पहली बात यह कि जो लोग ये कहते थे कि ऐसा टेलीग्राम कोई है ही नहीं और इसकी उनकी बातें है ही नहीं, वो गलत साबित हो गए, दूसरे साइड की पता होगी। लेकिन जो लोग ये कहते थे कि वो एक कॉन्स्पिरेसी है और वो उसमें चूंकि उसके अल्फाज नहीं है तो दूसरी साइड खुश होगी। तो डीजीएसपीआर ने तो क्या हकीकत है जो सामने ला के रख दी, और उसमें तो दोनों को खुश होना चाहिए था कि उन्होंने टेलीग्राम के मंदरजात जो हैं उनको सर्टिफाई कर दिया, उनको बता दिया कि ये हैं, यानी कि टेलीग्राम है, उसमें मुदाखलत की गई है,
उसमें अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, ये उन्होंने कंफर्म कर दिया। लेकिन साथ ये भी कंफर्म कर दिया कि उस टेलीग्राम से ये साबित नहीं होता कि जो बाकी लोग हैं वो किसी किस्म की कॉन्स्पिरेसी में मुलव्वस हैं। तो वो तो बिल्कुल उनका जो बयान है वो बैन और दुरुस्त था, और दोनों साइडों को उस पर खुश होना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लगता ऐसे है कि कुछ साइड ज़्यादा नाराज़ हो गई है उसके ऊपर। अच्छा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, अगर जनरल साहब आप भी माजी में हम अपनी तारीख में नज़र दौड़ाएं तो ये साजिश के मामलात हमारी सियासत से जुड़े हुए अभी से नहीं हैं। 1947 से लेकर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब कोशिशें की पाकिस्तान बना, उनके वजूद से लेके अभी तक जितने भी वज़राए आज़म आए 29 के करीब, वो साजिशों का ही शिकार हैं। कोई भी अपनी आइनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। हर अदवार में साजिश को सामने रखा गया, लाया गया, लेकिन उसको मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचाया गया। तो इस रिवायत को कैसे खत्म किया जाएगा कि ये जो साजिश है जो पाकिस्तान के जमहूरियत की जड़ों में बैठ चुकी है, इसको बेनकाब करना चाहिए, इस साजिश को तोड़ना चाहिए, ताकि मुंतखब वज़राए आज़म जितने भी आए हैं या आगे आएंगे वो अपनी आइनी मुद्दत कम अज़ कम पूरी कर सकें। ये आपने बिल्कुल सही बात की, और आपने खुद ही उसका बता भी दिया कि ये मसला ख़त्म क्यों नहीं हो रहा। उसकी वजह वही है जिसका आपने जिक्र किया कि कभी भी किसी साजिश को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया नहीं गया। मतलब ये कि साजिशी लोग जो हैं उनको एक्सपोज किया जाए, उन पर मुकदमे चलाए जाएं, उनको सज़ाएं दी जाएं, तब जाके ये मसला थमेगा। ये होता ये है कि एक उबाल उठता है, एक स्लोगन पैदा होता है, उसके बाद सब बैठ जाते हैं, चुप करके अपने कामों में लग जाते हैं। तो ये आप बात दुरुस्त कर रही हैं कि इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि इस दफ़ा तो बहुत मौका है। देखिए, वो जो मेमो के मंदरजात हैं वो बिल्कुल क्लियर है, उसके साथ फिर टाइमिंग्स मिला लें आप कि उसी टाइम में और क्या हो रहा था। ये जो मगरबी डिप्लोमेट्स हैं, अमेरिकन डिप्लोमेट्स, ये किसको मिल रहे थे और कितनी दफ़ा मिले, उन्हीं दिनों में फिर और यहाँ से और क्या काम चल रहा था। पाक फ़ौज पर हमले भी आपने देखा पिछले 2 महीने में बहुत ज़्यादा हुए। तो ये सारी चीज़ों को अगर मिला के देखा जाए तो इसमें इन्वेस्टिगेशन तो बनती है। और इस बात की खुशी है कि देखें, जो पुरानी हुकूमत है PTI की, वो भी ये कहती थी कि जुडिशल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मौजूदा हुकूमत ने भी कहा है कि जुडिशल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो होनी चाहिए सब कह रहे हैं, कर कोई नहीं रहा। तो ये करके फरिश्तों ने आके इन्वेस्टिगेशन करनी है। जब कह रहे हैं तब मान रहे हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है मेरी बहन, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इस दफ़ा इस साइकिल को कंप्लीट करना चाहिए। जैसे आप कह रही हैं, जो किरदार इसमें पकड़े जाएँ उन पर मुकदमे चलने चाहिए और उनको प्रॉपर सजाएं मिलनी चाहिए। ठीक है, लास्टली आपसे ये जानना चाहूँगी, ये साजिश के हवाले से तो आपने कह दिया कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आइंदा आने वाले दिनों में ये जितने चैलेंजेस से भरपूर नौमुंतखब हुकूमत ने बागडोर संभाली है और दूसरी जानिब जलसे के मामलात चल रहे हैं, इसका अल्टीमेट रिजल्ट इम्पैक्ट पाकिस्तान की सियासत पर, पाकिस्तान की आवाम के ऊपर क्या आएगा? और इंटरनेशनली क्या आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तानी सियासत जो है वो मौजूए बहस बनी हुई है? जी, वो तो खैर बनी हुई है, उसमें तो कोई दूसरी बात नहीं है। हर जगह से बात हो रही है, बल्कि आपको पता है सारे बड़े बड़े मुल्क हैं, वहाँ पर इसके मुजाहरे भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। मस्जिदों में भी इनका जिक्र हो रहा है और भी लोग जिक्र कर रहे हैं। असल में बात ये है कि चैलेंज जो PTI का चैलेंज ये है कि जल्द अज जल्द इंतखाबात होने चाहिए और बहुत प्रेशर वो डाल सकते हैं, क्योंकि उनके साथ बहुत लोग हैं और उनके पास बहुत सीटें हैं। जो मजीद अगर आगे इस्तीफे तो फिर क्या होगा। लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है उसका भी एक चैलेंज है। उन्होंने इस थोड़े से टाइम के अंदर, ये आप भूल जाएं, अगर आपका ये ख्याल है कि ये इसमें आके इकॉनमी को ठीक करेंगे या आवाम के लिए कुछ ठीक करेंगे, ये इनके लिए कोई चैलेंज नहीं है, ना इन्होंने इस पर काम करना है। इनके लिए चैलेंज ये है कि किस तरीके से नैब को ख़त्म किया जाए, किस तरीके से अपने ऊपर जो मुकदमे हैं वो ख़त्म किए जाएँ, किस तरीके से जो नई इंटरिम हुकूमत है जो इंतखाबात कराएगी वो अपनी मनपसंद की हो, किस तरीके से इलेक्शन कमीशन में मजीद अपने लोग जो है ना वहाँ पर प्लेस किए जाएँ, ये इनका, और ये किस तरीके से DCs और SPs को रखा जाए ताकि आइंदा इंतखाबात में उसके लिए इनको टाइम चाहिए। अगर आप ये समझ रही हैं, इंतजार कर रही हैं कि आवाम को रिलीफ देने के लिए इनको टाइम चाहिए, तो मेरे ख्याल हम अहमकों की दुनिया में रहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल रिटायर्ड नईम लोधी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे। मुल्क की सियासी सूरत हाल किस तरफ जा रही है इस पर बात हो रही थी। मजीद भी प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे। वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, साथ रहिएगा।
प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और बात वही हो रही है, पाकिस्तानी सियासत किस जानिब जा रही है, इक़्तिदार के लिए क्या जमातें जो हैं क्या उनके ये असल रूप सामने आएंगे, क्योंकि इक़्तिदार का मनसब एक बहुत ही मोतबर मनसब है। वोटों से जो अवाम अपने वोटों से मुंतखब करती हैं तमाम नुमाइंदों को, बड़ी आस और उम्मीद के साथ करते हैं कि उनके मसाइल हल किए जाएंगे, लेकिन जमहूरियत का राग लापने वाली जमातें क्या जमहूरियत का जनाजा निकालने के दर पे हैं। इसी पर आगे हम बढ़ते हुए हम प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला गुल साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, उन दिफाई तज्जियाकार हैं, तहरीक जवानाने पाकिस्तान के सरबराह। अब्दुल्ला गुल साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। सर बता दें, ये जो माशरे में एक वाज़े तकसीम हो चली है, सियासत में महाजराई बढ़ती जा रही है, हवसे इक़्तिदार इसको कहेंगे या जमहूरियत का जनाजा निकल चुका है, ये कहा जाएगा, आपका क्या कहना है? जी बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। देखें, मुझे सिर्फ एक बात पता है कि पूरी तारीख़ इंसानियत के अंदर हमेशा जो लीडर थे उन्होंने कौमों को मुत्तहिद किया, उन्होंने इत्तेहाद कायम किया, उन्होंने तकसीम नहीं की। तकसीम सियासतदान करते हैं और लीडर इत्तेहाद पैदा करते हैं, क्योंकि जो तकसीम करता है, आप देख लें, आपको नज़र आ जाएगा कि कौम को धड़ों में कौन बांट रहा है इस टाइम पे। और मुबर्रा इससे कि चाहे वो कोई भी हो, मेरे समझ में तो ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के ही खिलाफ किया जा रहा है, लोगों को पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ उकसाया जा रहा है। और मुझे नहीं समझ आ रही कि इन लोगों को इतनी ढील क्यों दी जा रही है। ऐसे लोगों को माजी के अंदर ये पीडीएम के जलसों में शुरू हुआ गुजरांवाला में जी, और उसकी इंतहा पीटीआई के जलसों के अंदर हो रही है। तो ये कौन है, यानी कि चाहे किनको ढील दी जा रही है अब्दुल्ला गुल साहब, जरा वाज़े करेंगे? चाहे पीडीएम है या चाहे पीटीआई है, दोनों जो है वो अपने ही रियासत को जो है वो भंबोड़ने के लिए बैठे हुए हैं। ये इजाज़त नहीं देनी चाहिए बिल्कुल भी, और ना हम पाकिस्तानी कौम इसकी इजाज़त देंगे। और ये सिर्फ अपने सियासत और अपने मसाइल के लिए जो है, अपने जो मफाद हैं उनको जो है तकलीफ पहुंचाने के लिए ये कौम को तकसीम करके अपना वोट बैंक बनाने के लिए किसी को गंदा किसी को अच्छा कह के जो है ये काम किया जा रहा है। मैं सिर्फ यहाँ सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि DGISPR ने जब बड़ा वाज़ेह कह दिया कि अमेरिका ने अड्डे नहीं मांगे थे, क्यों नहीं जवाब आया अभी तक PTI की क़यादत की जानिब से इसका? क्यों नहीं कहा गया कि DGISPR जो थे वो गलत बयानी से काम ले रहे थे? ये कहे ना फिर कि वो गलत बयानी कर रहे हैं जबकि अड्डे मांगे थे, सबूत दें। फिर ये क्यों नहीं कहा जा रहा? यानी कि फिर पूरा बयानिया जो है वही गलत है। दूसरी तरफ PDM के लोग हैं, PDM के लोग हैं जो इन्होंने, ये वही लोग नहीं है जो ईंट से ईंट बजाने के लिए बैठे हुए थे, ये वही लोग नहीं है जिन्होंने मेमो गेट स्कैंडल के अंदर उसका लुबे लुबाब ये था कि आए अमेरिकी फौज पाकिस्तानी फौज को मारे, हमें हमारे से न्यूक्लियर ले ले और उसके बदले में हमें कुछ पैसे दे दे। क्या ये हकीकत नहीं है कि उस वक्त के आर्मी चीफ जो जनरल अशफाक परवेज कियानी और उस वक्त के DGISI जनरल अहमद शुजा पाशा वर्दी के अंदर सुप्रीम कोर्ट पेश हुए और उन्होंने ये बाकायदा एफिडेविट दिया, हलफनामे पे ये बात लिखी हुई है। इस बात को किसने, हम क्या भूल गए हैं? और क्या ये हकीकत नहीं है कि दरमियान में मोदी के साथ मिल मिल के कौन जो है उसको फंक्शनों पे बुला रहा था, शादियों के? देखें, इस टाइम पे हकीकत यह है कि ये इनकी शिकारगाहें हैं, ये यहाँ शिकार कर रहे हैं लोगों का और पाकिस्तानी कौम को तकसीम कर रहे हैं। इसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। यही जो इस किस्म के बयानिए रियासत के खिलाफ, अपनी फौज के खिलाफ, अपने लोगों के खिलाफ, अपने मुल्क के खिलाफ, ये सोच सकता है कोई अरब ममालिक में? करके दिखाएं मुझे, UAE में करके दिखाएं मुझे, मलेशिया तक के मुल्क में आप करके दिखा दें, आपको पता चल जाएगा। ये मजाक बना लिया है और मेरे ख्याल है कि रियासत की कमजोरी है, रियासत को अभी ढील नहीं। तो होना क्या चाहिए? जो कुछ पंजाब असम्बली में हुआ, इसमें आप क्या समझती हैं? कौन कौन इसमें मुल्तवी? डिप्टी स्पीकर को मारा गया, हाथापाई हुई, क्या यही तरीका कहा था वोटिंग रोकने का? और सबसे बड़ी बात कि आप क्या समझ रही हैं कि चौधरियों की सियासत पर इसके क्या असरात मुरतब हुए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पहले हमला किसने किया, फिर तहकीकात की जाए कि वो लोटे कौन लेके आया और उनको किसने इजाज़त दी लोटे लाने की। असेंबली में तो आप नहीं ला सकते। और इसी तरीके से पहले आपको याद होगा इरम साहिबा कि हमला हुआ और बताया गया कि शीशे तोड़े गए, फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया गया। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि उस वक्त के जो स्पीकर थे उन्होंने तहकीकाती कमीशन बना के वो फुटेज क्यों नहीं लोगों के सामने लाए कि वो शीशे कौन तोड़ रहा है और किस तरीके से जो है फर्नीचर को डैमेज हुआ। कल तमाम की फुटेज मिली है। मैं समझता हूं क्योंकि बहुत जुल्म हुआ परवेज इलाही साहब के साथ, उनका हाथ तोड़ दिया गया, उनके जो है वो इतने गहरे जख्म आए कि खून जो था वो पट्टी से बाहर निकल आया।
यकीनन कट लगे होंगे, और ज़ाहिर है कट लगे होंगे तो टांके भी लगे होंगे। मेडिकल रिपोर्ट जमा कराएं ना जी। पुलिस, हैरान कौन बात यह है कि पुलिस कह रही है कि आप मेडिकल करवाएं। आज तक मैंने पाकिस्तान में नहीं सुना कि पुलिस ने खुद किसी को, मुद्दई को कहा हो कि भाई आप अपना मेडिकल करवा लें। ये काम तो हमेशा मुद्दई करवाते हैं। मैं समझता हूं कि इसकी फुटेज निकालें, और ये जो दफात जो बनती हैं बाजू तोड़ने की और खून निकालने की जिससे कट लग जाएं, ये तो आपको मालूम है नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं। लेकिन सर उससे पहले प्रूफ भी तो करना होगा ना, मेडिकली इस चीज को साबित भी तो करना होगा। ये दफात तो निकालने की हद तक मामलात हैं, सजा मिलने के हवाले से भी सारे शिकें मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले मेडिकल भी तो जमा करवाना होगा, देखना होगा कि मेडिकल में क्या आया सामने। तो मेडिकल कराएं ना जी, पुलिस तो कह रही है मेडिकल कराएं। मेडिकल करवाने से कौन रोक रहा है? कमाल है, पुलिस की सिर्फ दरखास्त दे दी है, एफआईआर क्यों नहीं काटी? ये कोई मामूली आदमी थे, कोई आम इंसान था भाई? अभी तक वो उनका एक ओहदा भी है, वो एक पोजीशन भी है, मेंबर असेंबली भी हैं, एक पार्टी के जो है वो क़यादत के अंदर भी मौजूद है, तो फिर उनको कौन रोक रहा है? मेडिकल कराएं ना जी, ताकि दूध का दूध पानी का पानी सामने आए। ऐवान की इज्जत को मजरूह किया गया। वहां पे जो एक मंजरनामा था, मछली मंडी तो छोटा लफ्ज है कि हमेशा से ही हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन जो उस दिन मंजरनामा था वो बहुत ही खौफनाक था कि पाकिस्तानी सियासत किस तरफ जा रही है, या कौन सी रिवायतें पढ़ती जा रही हैं पाकिस्तानी सियासत में। देखें, आजकल एक बात बड़ी हो रही है कि रात को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुल गए, रात को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुल गए। बिल्कुल मैं मानता हूं कि रात को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे कैसे खुले। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे इसलिए खुले, ये बिल्कुल कान खोल के सुन लें, ये सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे इसलिए खोले गए कि सुप्रीम कोर्ट ने एक हुक्मनामा जारी किया था, और हुकूमत पाकिस्तान ने जो है वो बड़ा वाजे उसके ऊपर उनको एक इंस्ट्रक्शन दी गई थी, और जाहिर है जो हुकूमत पाकिस्तान ने मुकदमा लेके गई थी उसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो फैसला करना था। क्या हुकूमत पाकिस्तान ने हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से कोई बात की थी उस मुकदमे में? उसका जवाब नफी में। क्या वजह है कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग जो कासिम सूरी साहब की थी, उसको जो है वो क्यों नहीं अटॉर्नी जनरल ने जो है वो डिफेंड किया और कहा कि जनाब मैं इसको डिफेंड करने से कासिर हूँ? क्यों कहा उन्होंने अटॉर्नी जनरल, जबकि अटॉर्नी जनरल तो इनकी अपनी हुकूमत का था आदमी, उसने क्यों ये कह दिया? तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये देखना था कि मुझे अपने फैसले पर अमल दरामद करना है। जब रात के 11:15 बज गए और ऐसा कोई काम नहीं हो रहा था और बिल्कुल हर तरफ से जो है वो एक खामोशी और तारीकी जो है वो छाई हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने मजबूरन हो के जो है वो अपने दरवाजे खोले। ये है उसका जवाब। जो लोग कहते हैं कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एतबार नहीं है, अदालतों पर एतबार नहीं है, क्यों? इसी अदालतों ने क्या लोगों को फांसियां नहीं दी? क्या इसी अदालतों ने जो है वो वज़ीर आज़म को घर नहीं भिजवाया? क्या यूसुफ रजा गिलानी साहब नहीं गए थे? क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब इसकी अदालत की मिसाल मौजूद नहीं है? क्या इसी तरीके से दीगर लोग जो है वो मिसालें मौजूद नहीं है? क्या जनरल असलम बेग साहब से जो इसी अदालत के अंदर माफ़ी नहीं मंगवाई गई थी? क्या जनरल असद दुरानी साहब से इसी अदालत के अंदर माफ़ी नहीं मंगवाई गई थी? क्या इसी में एडमिरल मंसूर को सज़ा नहीं हुई थी? कैसी बात कर रहे हैं? क्या इसी अदालत ने सादिक और अमीन नहीं करार दिया था? हब जो मतलब मीठा मीठा हब और कड़वा कड़वा थू, जो चीज पसंद आए उसको कहो कि ठीक है, जो नहीं पसंद आए। सोशल मीडिया पर भी एक वाज़ेह डिवीजन है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो ट्रेंड चल रहा है, वहाँ पे जिस तरीके से मीम्स बनाए जा रहे हैं, वहाँ पे बताया जा रहा है कि साजिश क्या होती है और मुदाखलत क्या होती है, ये सारा आपके सामने है। तो ये लोगों का एक माइंड सेट है, तो इस लोगों को के माइंड सेट को लेके फिर जो नौमुंतखब हुकूमत है वो चैलेंजेस को लेके फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो जल्द से करे ये मामला, तो ये सब किस तरीके से सेटल डाउन होगा सर? अगर इसी तरीके से चलता रहा तो क्या ये पाकिस्तान की जमहूरियत में एक बेहतर मिसाल बन सकेगी? देखिए, हमने तो वो काम करके दिखाया है जो भारत और इसराइल और जो पाकिस्तान के दुश्मन है वो आज तक कर नहीं सके थे। दुश्मन पाकिस्तान को हमेशा डीमिलिटराइज करना चाहता था, दुश्मन पाकिस्तान को डीन्यूक्लियराइज करना चाहता था, दुश्मन पाकिस्तान को डी इस्लामाइज करना चाहता था, दुश्मन पाकिस्तान को चाइना से डीलिंक करना चाहता था। फौज और अवाम ने दुनिया इस सिलसिले की पहली कड़ी है। मैं आपको बिल्कुल सीधी बात बता दूं, ये हमेशा। और आज क्या ट्रेंड चल रहा है, कौन चला रहा है वो ट्रेंड? वो कौन लोग हैं जो 2100 जो है वो अकाउंट्स चला रहे हैं? आप मुझे ये बताएं। चलें ठीक है, हम किसी पार्टी की मोहब्बत में या किसी के मुखालफत में हम एक दो सख्त जुमले कस देते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, बगैर तमीज़ किए हुए, बगैर जो है कोई आदाब के या मशरकी और हमारी दीनी रवायात को जो है वो बालाए ताक रखते हुए कर दिया।
किसके पास टाइम है कि जो जनरल असलम बेग साहब की बाकायदा आवाज को गौर से सुनता है, उन जैसी आवाज जो है वो कॉपी की जाती है, उन्हीं जैसा लहजा इख्तियार किया जाता है और हर्जा सराई की हदूद जो है वो अबूर कर दी जाती हैं। कौन है जो जनरल एजाज अवान की तरह से आवाज बनाता है और बाद में उसको वो डिनाइल कर देते हैं? कौन है जो जनरल हारून असलम साहब की आवाज बना के जो है उनके तरीके के अंदर, उनके लहजे के अंदर गुफ्तगू करते हुए बाकायदा, ये एक सोचा समझा प्लान है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। कौन है जो लंबी लंबी स्टोरियां लिखता है? किसी के पास टाइम है? इरम साहिबा, आपके पास टाइम है? आप लिखेंगी 6-6 घंटे स्टोरी बना के? एक स्टोरी आई, मैं आपकी जो है वो बता दूं, एक स्टोरी आई जिसमें लिखा हुआ था कि 3 जो है वो जनरल अफसरान जो है एक ऐसे कमरे में बैठे हुए थे जिसमें चिड़िया पर नहीं मार सकती थी, लाल बत्ती जल रही थी और फोन आता है अचानक, तो वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फोन उठा लेते हैं और वो कहते हैं कि खबरदार, मैंने तुम्हें मना किया था फोन ना करना, अगर अंदर फोन किया तो तुम्हें मालूम नहीं है प्रोटोकॉल्स का। भाई, और अंदर कमरे में क्या बातें हुई, दूसरे जो थे वो उस टाइम पे वहाँ DGISI मौजूद थे और कमांडर 10 कोर मौजूद थे, ये स्टोरी में लिखा हुआ है। और वो स्टोरी के अंदर जो है वो पूरी अंदर क्या बातचीत हुई, तो एक साहब ने मुझे ये स्टोरी भेजी, मैंने उनसे सिर्फ इतना सा सवाल पूछा कि जी ये आपने खुद लिखा है कि कमरे के अंदर चिड़िया पर नहीं मार सकती थी, किसी को आने की इजाजत नहीं थी, तो फिर ये स्टोरी इन तीनों में जर्नैलों में से आपको किसने बताई? उनके पास कोई जवाब नहीं था। ठीक, वैलिड, बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। इतनी बैठ के 8 घंटे 9 घंटे बैठ के सोच विचार करके एक एक जर्नैल का नाम लिख के एक एक तरीकाकार बता के ये कौन ड्रामाबाजियां बना रहे हैं? गुल साहब, आपने तो सवाल कर लिया, क्योंकि आप जितने भी मामलात हैं सियासी बसीरत भी रखते हैं, आपके वालिद साहब भी इसी मुल्क में अपनी सर्विसेज देकर गए, अल्लाह पाक उनकी मगफिरत फरमाए। तो जो आम लोग हैं, जिस तरीके से वो सोशल मीडिया यूज करते हैं, हर एक के तो जहन में ये सवालात नहीं आते, उन्होंने समझने और जो लिखा हुआ है उसको तस्लीम कर लेना है। देखिए जी, 5th जनरेशन वॉरफेयर है ना, झूठ इतना बोलो। मैं आपके लिए बता देता हूँ, दजाल के मुतालिक क्या जो है निशानियां बताई गई हैं कि दजाल कैसा होगा, उसके माथे पे क्या लिखा होगा, उसके बाल कैसे होंगे, हर चीज बताई गई है। फिर लोग दजाल के ऊपर क्यों ईमान ले आएंगे, कमजोर ईमान वाले लोग? क्या वजह है? सुम्मुम बुकमुन उमियुन फहुम ला यरजिऊन, क्या ये कुरान मजीद के आने से पहले साबित नहीं हुआ? हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के अंदर जब सारे जानवर बैठ रहे थे और जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहते थे वही होना शुरू हो गया, लेकिन उसके बावजूद लोग नहीं मानते थे। क्या ये नफी नहीं थी हर चीज देखते हुए भी? फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दरिया को वो 2 टुकड़े कर देते हैं, वो दरिया खुश्क हो जाता है, फिरौन को गर्क कर दिया जाता है, लेकिन अभी ऊपर पहाड़ पे जाते नहीं है कि लोग बछड़ा बना के उसकी पूजा शुरू कर देते हैं। क्या ये सब कुछ देखते भालते सुनते हुए जो है वो कहानी कुरान मजीद क्या कहता है? नहीं पलटेंगे ये तुम्हारी तरफ। लेकिन सर, इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या है? अगर PTI पंजाब असम्बली में नहीं बैठेगी, इस्तीफा देगी, KPK से भी इस्तीफे की बातें वो कर रहे हैं, तो आगे आइंदा आने वाले दिनों में क्या आप समझ सकते हैं कि इलेक्शन की तरफ सूरत हाल जाएगी, या ये नौमुंतखब हुकूमत को वक्त पूरा करने दिया जाएगा 1.5 साल का, या कोई मुश्किल सूरत हाल आपको नजर आ रही है? देखिए, जहाँ तक 2 बातें हैं इसके अंदर। सबसे बड़ी बात यह है कि यकीनन अगर PTI ऐसा काम करती है तो उससे एक बहुत बड़ा डेडलॉक पैदा हो जाता है और वो ज़ाहिर है फिर अर्ली इलेक्शन के बजाय कोई ऑप्शन रह नहीं जाती। लेकिन इसमें ऑपोजिशन भी है, ऑपोजिशन के ऊपर एक दाग लगाया गया है, उसको ये बताया गया है कि वो एक इम्पोर्टेड हुकूमत है, वो ऐसी हुकूमत है, वैसी हुकूमत है। मेरे लिए जो PDM की क़यादत है, मेरे लिए कोई उसके वही जज्बात है, मैं किसी को भी नहीं, मैं तो सीधी बोलता हूँ कि एक तरफ एक किसी का शेर जो है वो अवाम को भंबोड़ रहा है, दूसरी तरफ जो है वो तीर अवाम के ही कलेजों पे चल रहा है, और तीसरी तरफ एक बल्ला जो है वो कौम की पुश्त के ऊपर बुरी तरीके से मारा जा रहा है। लेकिन फिर भी कोई कहता है कि जी खाता है तो लगाता है, कोई कहता है यारों का यार है, और कोई कहता है हैंडसम है। मैं तो तीनों से मुखालफत करता हूँ, साफ सी बात है, मैंने देख लिया है इन लोगों को। लेकिन जो डेडलॉक पैदा होगा उसके नतीजे में अगर अर्ली इलेक्शन करने की कोशिश करेंगे तो नतीजा ये होगा कि इसके ऊपर मौजूदा PDM की क़यादत जो है और PDM की जो सियासी जमातें हैं उनको नुकसान पहुंचेगा। और जाहिर है ये बयानिया जो है वो इस टाइम पे फिलहाल PTI का बिक रहा है, और वो जो भी वजूहात हैं वो किस तरीके से हो रहा है, लेकिन वो बिक रहा है। दूसरी बात यह है कि क्या जो गोल्डस्मिथ साहब के दोनों बेटे हैं वो हुकूमत में मौजूद है, उनका जो बड़ा बेटा है वो जैक गोल्डस्मिथ जो है वो हुकूमत बरतानिया का हिस्सा है। तो जब वो ट्वीट करता है ऑफिशियली, जिसको हुकूमत बरतानिया ने डिनाई किया, तो क्या ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत नहीं है?
तो फिर इसको भी देखना चाहिए ना जी। मैं तो बिल्कुल ये कह रहा हूं कि ये मौजूदा हुकूमत जो है, इनका भी हाल वही होगा, चूं चूं का मुरब्बा है, इनका भी हाल वही होगा जो कोएलिशन हुकूमत का इमरान खान साहब की हुआ था। जब आप किसी और की बैसाखियों पे चलते हैं, दूसरे की चारपाई आधी रात की, तो फिर नतीजा वही निकलता है जो सांझे की हंडिया बीच चौराहे फूटती है। लेकिन ये बता देना, पाकिस्तान के न्यूक्लियर के मुतल्लिक इस तरीके से खुल के बात करना, देखें साफ सी बात है, मेरा ख्याल है कि अफवाज पाकिस्तान जो है वो उसको किसी सूरत भी मुतनाज़ा नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत बात है। और दूसरी तरफ जो है वो बाकायदा एक मुनज़्ज़म तरीके से जो है वो अफवाज पाकिस्तान की बात भाई सीधा बताएं। मैं तो फिर एक दफ़ा डिमांड करता हूं कि DGISPR की इस बात को झुटला के बताएं कि वो कहते हैं कि अड्डे नहीं मांगे गए। आपने कहा कि तो फिर आपने इसका डिनाइल क्यों नहीं किया? ठीक, डिनाइल दे ना जी इसका। आप ये बताएं कि आपने मुकदमे कायम क्यों नहीं किए? 7 मार्च से लेके 7 अप्रैल तक आपके पास पूरा 1 महीना था। आपने जो है वो OIC का पहले कह दिया कि जी OIC था, इसलिए हमने जो है वो बहाना बना लिया कि जी OIC की वजह से हमने ये काम नहीं किया। तो OIC तो 22 तारीख को खत्म हो गया था। 22 से लेके 7 अप्रैल तक आपके पास 15 दिन थे। आपने जो है वो क्यों नहीं ये काम किया? बताइए, आपने क्यों नहीं FIR कटवाई लोगों के खिलाफ जो फॉरेन कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे? आपने क्यों नहीं अमेरिका के किसी एक सिफारतकार को बाहर निकाल दिया? आपने क्यों नहीं जो है वो बाकायदा इसके लिए जुडिशल कमीशन बनाया? अगर जुडिशल कमीशन पे आपको एतबार नहीं था, आपने पार्लिमानी कमीशन क्यों नहीं कायम किया? आपने इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी पुलिस के जरिए, FIA के जरिए, दीगर इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए, IB के जरिए क्यों नहीं करवाई? ये बहुत सारे अभाम है, ये बहुत सारे सवालात हैं जो कि इनका जवाब भी सामने आना चाहिए। और मुल्की सियासी सूरत हाल को डेडलॉक से बचाने के लिए और तमाम तर मामलात जो हैं वो अगर इक़्तिदार और जमहूरियत के दरमियान में हैं तो उसको बेहतर अंदाज में चलाने के लिए तमाम सियासी जमातों को ये देखना होगा कि हम कौन सी रवायत कायम करने जा रहे हैं। और अगर ये खुदा न खास्ता कोई अच्छी रवायत ना पड़ी तो पाकिस्तानी सियासत में उनका नाम किस तरह से याद किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। प्रोग्राम सियासत और रियासत का वक्त खत्म हुआ चाहते हैं। अपनी मेज़बान इरम चौधरी को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।